Good morning students, self Manjit, your science teacher. Today we discuss refining of the metals. In our last lectures we discussed about extraction of the metal. It means that how we extract metal from their oxides. ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं बच्चे. आज का हमारा टॉपिक है रिफाइनिंग ऑफ द मेटल्स. मेटल्स को हमने रिफाइन करना है. सो व्हाट इज़ रिफाइनिंग? Refining is basically the purification of the crude metal by removing metallic and non-metallic impurities is known as refining of the metals. ओके जो भी हमारे पास क्रूड मेटल है जो हमने ऑब्टेन की है मेटल ऑक्साइड से, उसके अंदर कुछ ना कुछ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है. उनको हम रिमूव करते हैं क्रूड मेटल से. उसको हम बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ द मेटल्स. क्लियर? There are 7 steps and 7 methods for refining of the metal. First is distillation, second is liquefaction and liquefaction, third is electrolytic refining, fourth is pooling, fifth is zone refining, sixth is vapor phase refining and seventh is chromatography. इसके अलावा कुछ आपके methods हो सकते हैं बच्चे, like वेनर्कल मैथड्स, ऑक्सीडेशन मैथड. ओके सो ये सब हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर के अंदर. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज डिस्टिलेशन. व्हाट इज डिस्टिलेशन? डिस्टिलेशन मैथड इज यूज्ड टू रिमूव द नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़. वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है? वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ आपकी वो इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो ईजिली इवेपोरेट हो जाती है, एंड नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ वो इम्प्योरिटीज़ होती हैं बच्चे जो ईजिली इवेपोरेट नहीं होती. क्लियर? डिस्टिलेशन का हम यूज़ करते हैं उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करवाने के लिए जो वोलेटाइल या फिर नॉन वोलेटाइल है. इट मीन्स दैट हमारे पास मेटल एंड इम्प्योरिटीज़ हैं. तो इन दोनों में से एक आपके पास वोलेटाइल होना चाहिए और सेकेंड आपके पास नॉन वोलेटाइल होना चाहिए. तभी हम एक्सट्रैक्शन करेंगे मेटल्स की इम्प्योरिटीज़ के अंदर से विद द हेल्प ऑफ द डिस्टिलेशन मेथड. ओके ये आपको सेटअप दिखाया गया है डिस्टिलेशन मेथड के अंदर. ये आपके पास होती है राउंड बॉटम फ्लास्क. यहाँ पे जो यूज़ के इसको कंडेंसर बोलते हैं. कंडेंसर के अंदर जो आपका मेटल है, मेटल जो क्रूड मेटल है उसको हम यहाँ पे लेते हैं बच्चे इस वाले राउंड बॉटम फ्लास्क में. यहाँ से नीचे से बर्नर की हेल्प से हीट किया जाता है मिक्सचर को. मिक्सचर को जैसे ही हीट करेंगे तो मैंने आपको क्या बोला है, नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ होंगी एंड वो आपके पास जो मेटल है वो कैसी होती है, वोलेटाइल मेटल. सो यहाँ से जो नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज इट मीन्स दैट वो तो आपकी इवेपोरेट नहीं होंगी. सो जो मेटल है वो इवेपोरेट करेगी. इवेपोरेट करने के बाद यहाँ से इस पे कॉर्क लगाई हुई है और इसके अंदर एक थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है. अब थर्मोमीटर क्यों यूज़ किया जाता है? हमें ये देखना होता है कि हम किस टेम्परेचर तक इस मेटल्स को किस मेटल को किस टेम्परेचर तक हीट कर सकते हैं. तो हमारा जो हीटिंग है वो कितना है, टेम्परेचर कितना हमने दिया है इस वाले मिक्सचर को, वो हमें बताएगा थर्मोमीटर. एंड जो भी मेटल इवेपोरेट होती है, वोलेटाइल मेटल इवेपोरेट होगी इस वाले मिक्सचर से, जितना भी कंटेंट मेटल का इवेपोरेट होगा वो यहाँ से इस ओपनिंग के थ्रू इस कंडेंसर के अंदर चला जाएगा. अब कंडेंसर के अंदर आपको 2 पाइप्स दिखाई हुई है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है. ये आपकी होती है फर्स्ट वाली इनलेट पाइप और ये होती है आउटलेट. क्लियर? इनलेट का मतलब क्या बच्चे? जो ये पाइप्स हैं ये वाटर की जो टैब है उनसे अटैच होती हैं. तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाली आपकी पाइप है इसके थ्रू वाटर एंटर करता है इस कंडेंसर के अंदर, और सेकेंड वाली जो आपकी पाइप है जो आपको दिख रही है डायग्राम के अंदर उसके थ्रू जो वाटर वो बाहर निकल जाता है. तो मेन क्या है यहाँ पे कंडेंसर के अंदर इनलेट एंड आउटलेट पोर्शन होते हैं जिसके थ्रू हम वाटर को एंटर करवाते हैं इस कंडेंसर के अंदर. जो कंडेंसर है इसके अंदर एक पतली सी ग्लास ट्यूब होती है. उस ग्लास ट्यूब के थ्रू ही जो वेपर हैं वो इस कंडेंसर के अंदर आते हैं. आपने कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन ये सब रीड कर चुके हो आप फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी एंड 9th क्लास में भी आपने रीड किया होगा. सो जो वेपर्स यहाँ पे आए हैं उनको हमने कंडेंस करना, उनको हमने लिक्विफाई करना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी मेटल है या फिर कोई भी लिक्विड है बच्चे वो किस टाइम वेपर फेज में जाएगा, जिस टाइम वो हीट एब्जॉर्ब करेगा. जिस टाइम कोई भी लिक्विड हीट एब्जॉर्ब करेगा तब वो वेपर फेज में जाएगा.
तो अभी हमने एक्सट्रैक्शन के टाइम यहाँ से उसको वेपर फेज में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हम हीट दे रहे हैं। तो जो वेपर्स बने हैं उन्होंने हीट एब्सॉर्ब की है, उसको हमने बाहर निकालना है, क्योंकि हमने उसको लिक्विफाई करना है। सो जितनी अमाउंट ऑफ हीट इन वेपर्स ने जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उन्होंने एब्जॉर्ब किए, फिर जो मेटल के पार्टिकल्स हैं उन्होंने एब्जॉर्ब की है वेपर बनने के लिए, उसमें से हमने वो हीट निकालनी है विद द हेल्प ऑफ द वाटर। सो यहाँ पे वाटर सप्लाई इसलिए किया जाता है ताकि हम जो वेपर्स हैं उनको कूलिंग दे सके, और कूलिंग की हेल्प से जो वाटर वेपर हैं वो लिक्विफाई हो जाते हैं, और जो मेटल है हमारी वो यहाँ पे इस वाले कॉनिकल फ्लास्क में इकट्ठा हो जाती है। और इस मेथड से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मेटल को फ्रॉम देयर impurities, metallic and non-metallic impurities. Clear? For example, जिंक, मर्करी एंड कैडमियम, इन सब मेटल्स को हम इस मेथड की हेल्प से एक्सट्रैक्ट करते हैं। जिंक, कैडमियम एंड मर्करी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन प्रोसेस। इस टाइप का आपका सेटअप होता है जो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। सो प्योर मेटल वेपराइज होगी, देन प्योर मेटल को हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? एंड जो नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ है वो हमारे पास फर्नेस के अंदर ही लेफ्ट रह जाती है, तो इस तरह से हम उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सेकेंड मेथड इज लिक्वेशन। लिक्वेशन के अंदर क्या होगा, लिक्वेशन का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि जो मेटल्स हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होगा, एंड जो इम्प्योरिटीज़ है उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा। इट मीन्स दैट दिस मेथड इज एम्प्लॉयड वेयर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल which is to be purified is lower than those of impurities, and impurities are not miscible in metal. Clear? एंड इस प्रोसेस के अंदर हम एक स्लोपिंग हर्थ लेके चलते हैं। ये आपका एक स्लोपिंग हर्थ है जिसका हम यूज़ करते हैं जो मेल्टिंग मेटल्स है उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। क्लियर? एंड इन दिस मेथड टेम्परेचर इज मेंटेन जस्ट अबव द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल टू बी प्यूरिफाई। जो टेम्परेचर हम यहाँ से देंगे या फिर जो हीटिंग है वो कितनी देंगे, अबव द मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि हमने मेटल को मेल्ट करना है। सो द मोल्टन मेटल फ्लो डाउन द इंक्लाइंड हर्थ, यहाँ से जो मेटल है वो नीचे आएगी, एंड इम्प्यूरिटीज़ लिविंग बिहाइंड, जो इम्प्यूरिटीज़ हैं वो पीछे ही रहेंगी क्योंकि उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है। एंड जो मेटल्स हैं उनको हम कलेक्ट करेंगे, कोई भी एक रिसीवर होगा जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है, इसके अंदर हम मेटल्स को कलेक्ट करेंगे। सो इस वजह से जो आपके मेल्टिंग एंड जो मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम है एंड जो इम्प्योरिटीज़ है जिनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है उनको हम ईजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। एंड मेटल लाइक बिस्मिथ, टिन, लेड एंड मर्करी, इनको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द लिक्वेशन मेथड। क्लियर? यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है डायग्राम के अंदर, जो इम्प्योर मेटल है उसको प्योर किया जाता है यहाँ से जो लिक्वेशन मेथड है, इम्प्योर मेटल को हम प्योर करेंगे। तो फर्स्टली मेटल को पोर किया जाएगा यहाँ से, स्लोपिंग हर्थ है, स्लोपिंग हर्थ के थ्रू क्या होगा, जो मेटल्स है जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम है वो ईजिली यहाँ से आ जाएंगी, प्योर मेटल हमें यहाँ पे मिलेगी। बट जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम नहीं होगा, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा। सो जो इम्प्योरिटीज़ है वो यहीं पे स्टिक हो जाएंगी, वो यहाँ से नीचे मूव नहीं करेंगी, फ्लो नहीं करेंगी। क्लियर? एंड नाउ नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं। सो the principle of this method is impure metal are refined in an electrolytic bath containing aqueous solution of their salts. इस मेथड के अंदर हम मेटल के सॉल्ट का यूज़ करते हैं रिफाइनिंग के लिए, एंड इस मेथड को हम यूज़ करते हैं जनरली सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, निकल, क्रोमियम, जिंक, लेड एंड एल्यूमिनियम की रिफाइनिंग के लिए। रिपीट कर रही हूँ, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का हम यूज़ करते हैं गोल्ड AU, सिल्वर जिसको रिप्रेजेंट करते हैं AG से, एंड कॉपर CU, निकल NI, क्रोमियम CR, जिंक ZN, लेड PB एंड एल्यूमिनियम AL। इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड को यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे एक सेटअप किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, हमने 2 रोड्स लेने हैं, एक आपका होगा प्योर मेटल
एंड एक आपका होगा इम्प्योर मेटल। सो प्योर मेटल को आपने एज अ कैथोड लेके चलना होता है एंड इम्प्योर मेटल को हमने एज अ एनोड लेके चलना होता है। क्लियर। यहाँ पे दो रोड या फिर दो इलेक्ट्रोड हम यूज़ करते हैं, एक आपका होगा प्योर मेटल का, सेकेंड आपका होगा इम्प्योर मेटल का। प्योर मेटल वाला आपने एज अ कैथोड लेना है एंड इम्प्योर मेटल वाला होगा एनोड। क्लियर। फिर हम ये बोल सकते हैं एनोड पे हमने इम्प्योर मेटल लिया है एंड कैथोड पे हमने प्योर मेटल लिया है। क्लियर। इस मेथड के अंदर होता क्या है बेसिकली बच्चे, a pure metal strip is taken as cathode and impure block of metal is taken as anode। जिसको हमने प्योर करना है, ये वाली आपकी हमने इसको प्योर करना है, इम्प्योर है ये, तो उसको हमने एज अ एनोड लेना है और जो मेटल को हमने एक्सट्रैक्ट करना है उसका ही एक प्योर मेटल का रोड हमने लेना है जिसको एज अ कैथोड हम यूज़ करेंगे। क्लियर। देन हम कनेक्ट करेंगे इनको बैटरी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल से। क्लियर। सो मेटल सोल्ट सॉल्यूशन टेकन एज इलेक्ट्रोलाइट, और उसी मेटल का हमने यहाँ पे सॉल्यूशन लेना है, मेटल का सोल्ट का सॉल्यूशन हमने लेना है एज अ इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि हमें लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कोई भी मेटल अगर उसकी हमें एक्सट्रैक्शन करनी है तो हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन होना चाहिए, उसी के अंदर से जो आयंस है वो फ्लो करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, मेटल का ही सोल्ट सॉल्यूशन लिया जो आयंस हैं उनको मूव करवाने के लिए। Metal salt solution is taken as electrolyte. So on passing electric current through the solution, pure metal from the anode passes into the solution in the form of metal ion। जैसे हमारे पास क्या है, कॉपर है। क्लियर। कॉपर है तो मैंने क्या बोला है, प्योर मेटल के ऊपर क्या होगा, प्योर मेटल कहाँ पे, कैथोड पे है, तो वहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। सो यहाँ पे जो हमारे पास ये इम्प्योर मेटल है तो इसके अंदर कोई भी Cu2 पॉजिटिव पड़ा होगा, इम्प्योर फॉर्म में ये हमने प्योर में लेके जाना है। तो हमने क्या किया है, जो एनोड है उसको हमने अटैच किया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो ये क्या करेगा, इस रोड से Cu2 पॉजिटिव लेके तो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। एनोड है, एनोड के ऊपर क्या है, Cu2 पॉजिटिव है। क्लियर। ये Cu2 पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा और जो इस वाली रोड है कैथोड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना लेगा, Cu बना लेगा और Cu यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। क्लियर। सो Cu यहाँ पे जब डिपॉजिट हुआ, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल बच्चे, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पे जिस टाइम ये डिपॉजिट होगा तो आपकी जो एक्सट्रैक्शन है कॉपर मेटल की वो हो जाएगी, डन हो जाएगी। Cu2 पॉजिटिव इस मेटल से निकलता रहेगा और Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके जो प्योर मेटल वाली रोड है उसके ऊपर डिपॉजिट होता रहेगा। होगा क्या, जो आपकी इम्प्योर मेटल वाली रोड है वो आपकी पतली होती रहेगी, उसका जो साइज़ है वो डिक्रीज होता रहेगा, और जो इम्प्योर मेटल वाली रोड है वो आपकी साइज़ में एक्सटेंड करेगी। ठीक है, उसका जो साइज़ है वो बढ़ता रहेगा, इसके ऊपर डिपोजिशन होता रहेगा मेटल का। एंड जो हमारे पास इम्प्योरिटीज़ है वो यहाँ पे एज आ मड नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं एनोड मड। क्लियर। सो बच्चे ये था हमारा नेक्स्ट मेथड, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। एंड नेक्स्ट इज पोलिंग। पोलिंग मेथड इज यूज्ड फॉर द हाइड्रोकार्बन गैसेस। It means the hydrocarbon gas is liberated from the green would reduce the metal oxides into metal। तो इसके अंदर हमने करना क्या है, या फिर इस मेथड का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जिसके अंदर क्या होता है, टिन। दिस मेथड यूज्ड फॉर कॉपर टिन विच कंटेन ऑक्साइड्स इम्प्योरिटीज़। लाइक जो आपका कॉपर है वो कॉपर के ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन जिस टाइम करता है तो वहाँ पे ग्रीनिश कलर आ जाता है। तो कॉपर को और टिन को उनके ऑक्साइड्स से सेपरेट करने के लिए, फिर एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं पोलिंग मेथड का। तो यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज़ है, कॉपर बिफोर, फॉर एग्जांपल कॉपर बिफोर इम्प्योरिटीज़ 98% एंड आफ्टर इम्प्योरिटीज़ प्योरिटी इज़ 99.5%। जिस टाइम कॉपर उसके ऑक्साइड्स के फॉर्म में, तो उस टाइम जो उसकी इम्प्योरिटीज़ है, मतलब जो कॉपर है वो कितना प्योर है कितना इम्प्योर है, वो आपको दिखाया गया 98% एंड 99%। क्लियर। ऑल्सो कॉल्ड फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मैथड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मैथड।
फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड, यहाँ से किसी भी नेम से आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। इसको आप एज अ जोन रिफाइनिंग भी यूज़ कर सकते हो या फिर रिमेंबर कर सकते हो, या फिर फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड भी हम इसको बोल सकते हैं। सो दिस प्रोसेस इज़ ऑल्सो एम्प्लॉयड वेयर द मेटल ऑफ हाई प्योरिटी इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ पे हमें हाई प्योरिटी की मेटल्स की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं जोन रिफाइनिंग को। एंड ये किसके ऊपर बेस्ड होता है? ऑन कूलिंग द मोल्टन इम्प्योर मेटल, जो हमारे पास मोल्टन इम्प्योर मेटल है उसको कूलिंग की जाती है विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड जोन रिफाइनिंग। द प्योर मेटल क्रिस्टलाइज आउट एंड द इम्प्योरिटी ट्रांसफर टू मोल्टन पार्ट। कूल करेंगे तो जो प्योर मेटल है वो हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे इन द क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म, एंड इम्प्योर मेटल हमारी इन द मोल्टन फॉर्म लेफ्ट रह जाती है। इन दिस प्रोसेस मेटल इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ रोड। क्लियर? सो दिस मेटल रोड इज़ हीटेड विद द हेल्प ऑफ द सर्कुलर हीटर। तो यहाँ पे एक सर्कुलर हीटर आपको दिख रहा होगा, ये सर्कुलर हीटर है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको हीट किया जाता है। जो आपको रेड कलर की वायर दिखाई गई है ये मूव करती रहती है इसके ऊपर, जो इसको हीट करेगी। क्लियर? इन दिस प्रोसेस द मेटल इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ रोड। रोड की फॉर्म में है, इसको हीट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द सर्कुलर हीटर। जो यहाँ पे सर्कुलर हीटर आपको दिखाया गया है, फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, ये यहाँ से मूव करता रहता है। एंड एज अ रिजल्ट पोर्शन ऑफ द मेटल रोड मेल्ट्स वेयर हीटिंग अकर। और जहाँ पे भी मेटल के ऊपर हीटिंग होगी तो जो वो पोर्शन है जहाँ पे हीटिंग हुई है वही पोर्शन मेल्ट हो जाएगा। ओके, एंड द हीटर इज देन मूव्स टुवर्ड अदर एंड स्लोवली। और इसी तरह से जो हीटर वो मूव करता रहेगा और जो हमारी मेटल है वो मेल्ट हो जाएगी। सो इन दिस होल प्रोसेस द प्रीवियस पोर्शन ऑफ द रोड्स कूल एंड सॉलिडिफाई एंड इम्प्योरिटीज शिफ्ट टू द मोल्टन पोर्शन। सो होगा क्या, जो जहाँ से जैसे ये वाला जो हीटर है वो यहाँ पे पहले क्या कर रहा है, उसको हीट कर रहा है। तो जैसे ही हीट होगा जो मेटल है वो सेटल डाउन हो जाएगी नीचे, या फिर हम ये बोल देंगे कि जो मेटल है वो मेल्ट हो जाएंगी। मेल्ट होते ही ये जो सर्कुलर हीटर है वो आगे की साइड मूव करेगा और उसी टाइम हम इस वाले पोर्शन को कूल कर देंगे साथ के साथ। सो जिस टाइम कूल कर रहे हैं तो जो मेटल है वो क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, वो क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो इम्प्योरिटी है वो मेल्ट ही रहेंगी। क्लियर है? सो इस तरीके से, इस प्रोसेस से हम क्या करते हैं, जो मेटल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं उनके इम्प्योरिटीज़ में से। क्लियर? व्हेन एन इम्प्योर मोल्टन मेटल इज मेल्टेड एंड अलाउड टू सॉलिडिफाई। इसके अंदर क्या होता है, जो मेटल है उसको पहले मेल्ट किया जाता है और फिर उसको सॉलिडिफाई किया जाता है कूलिंग इफेक्ट के थ्रू। द इम्प्योरिटीज मूव अवे फ्रॉम द सॉलिड रीजन एंड प्रेफर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मोल्टन रीजन। और जो इम्प्योरिटीज़ है वो हमारी मोल्टन ही रहती है। क्लियर? नेक्स्ट मेथड इज़ वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग के अंदर क्या होता है, द मेटल इज़ कन्वर्टेड इनटू वोलेटाइल कंपाउंड एंड कलेक्टेड एल्सवेयर। जैसे हमने फर्स्ट मेथड के अंदर किया था डिस्टिलेशन के अंदर, जो मेटल्स हैं उनको वोलेटाइल कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे, दैन उनको कूल करेंगे, कहीं भी हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं। इस मेथड के थ्रू हम इस तरह से करेंगे एक्सट्रैक्शन। क्लियर? So the volatile compound is then thermally decomposed to give the pure metal। और जो volatile compounds है उसको हीट के थ्रू डिकम्पोज किया जाएगा, ब्रेक डाउन किया जाएगा, और उनमें से जो मेटल है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। द मेटल इज कन्वर्टेड इनटू अ वोलेटाइल कंपाउंड एंड कलेक्टेड एल्सवेयर। सो दिस मेथड इज यूज्ड टू रिमूव द ऑक्सीजन नाइट्रोजन completely present in the impure metal of certain metal like zirconium and zirconium and titanium. Ti is titanium, and the impure metal is heated in a vessel with little iodine to form iodine metal। और इनके अंदर हम कुछ ना कुछ अमाउंट आयोडीन की भी डालते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ ना कुछ आयोडीन की भी डालते हैं, और जो मेटल है वो आयोडीन के साथ कंबाइन करके क्या करेगा, मेटल आयोडीन की फॉर्मेशन करेगा। क्लियर? फिर उसको हम हीट करेंगे, और हीट करने के बाद हमारे पास जो आयोडीन है वो अलग निकल जाएगा एंड जो मेटल है वो अलग निकल जाएगा। ओके, लाइक यहाँ पे आपको दिखाया गया है, फर्स्ट में निकल है एंड इम्प्योरिटी है।
निकल के साथ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, तो उसको हमने मोन प्रोसेस के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया। मोन प्रोसेस के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड को यूज़ किया जाता है। सो कार्बन मोनोऑक्साइड जिस टाइम रिएक्ट करेगा निकल के साथ एंड इम्प्योरिटीज़ के साथ, वहाँ से हमें मिलेगा निकल टेट्रा कार्बोनेट, या फिर हम बोल सकते हैं NiCO4। सो NiCO4 को जिस टाइम हम हीट करेंगे, निकल का जो सॉल्ट बना है इसको जिस टाइम हम हीट करेंगे तो यहाँ से हमें निकल अलग मिल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग मिल जाएगा। सेम वेनर्कल मेथड हम यूज़ करते हैं। वेनर्कल मेथड के अंदर क्या होता है, जो जिरकोनियम है एंड इम्प्योरिटीज़ है उसको ट्रीट किया जाता है आयोडीन के साथ, और वहाँ से हमें एक मिक्सचर मिलता है जिरकोनियम एंड आयोडीन का। देन उसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद हमें जिरकोनियम अलग मिलेगा एंड आयोडीन अलग मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट मेथड इज़ क्रोमेटोग्राफी मेथड। क्रोमेटोग्राफी मेथड बेसिकली बच्चे बेस्ड होता है एडजॉर्प्शन फिनोमिना के ऊपर। तो यहाँ पे जो अलग अलग कॉलम्स हैं उनके अंदर जो एडजॉर्बेंट है वो यूज़ किया जाता है, जिसके थ्रू जिसकी जो एडजॉर्प्शन है वो ज़्यादा होगी वो आपका इसलिए मूव कर जाएगा। ये आपकी 10th लेवल पे नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हो। सो बेसिकली हमने अभी तक जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर क्या किया है, इसके अंदर आपका एक मेथड और रहता है बच्चे ऑक्सीडेशन मेथड, जिसको हम यूज़ करते हैं उन मेटल की एक्सट्रैक्शन के लिए जिनकी एफिनिटी ऑक्सीजन के टुवार्ड्स ज़्यादा होती है, लाइक कॉपर एंड मोल्टन कास्ट आयरन। इनको प्यूरिफाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीडेशन मेथड। बेसिकली हमने अभी तक मेटलर्जी के अंदर किया क्या है, फर्स्टली ओर को हमने एक्सट्रैक्ट किया, ओर को हमने कॉन्सनट्रेटेड ओर के अंदर कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ द 4 मेथड, हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन एंड लीचिंग। नेक्स्ट हमने कॉन्सनट्रेटेड ओर को किया एक्सट्रैक्ट विद द हेल्प ऑफ कैल्शिनेशन एंड रोस्टिंग। तो यहाँ से जो कंपाउंड्स हैं उनको उनके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया। फिर हमारे पास एक नेक्स्ट मेथड था एक्सट्रैक्शन के अंदर ही मेटल ऑक्साइड को फ्री मेटल के अंदर कन्वर्ट करना। क्लियर। इसके बाद हमने जो मेटल ऑक्साइड को फ्री मेटल में कन्वर्ट करना वो हुआ था बच्चे हमारा रिडक्शन के थ्रू। रिडक्शन के अंदर हमने इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल एंड हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस ट्रीट की थी। इट मीन्स दैट जो मैंने आपको बताया था रिडक्शन आपका अलग अलग मेथड से होता है। जैसे हम कहीं पे भी कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं, कहीं पे जस्ट हीटिंग करते हैं एंड कहीं पे हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन यूज़ करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप इज़ रिफाइनिंग। रिफाइनिंग के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ मेथड्स हैं लाइक डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, पोलिंग, जोन रिफाइनिंग, क्रोमेटोग्राफी एंड वेपर फेज रिफाइनिंग। क्लियर। सो ये कुछ हमारे मेथड थे जो हम यूज़ करते हैं रिफाइनिंग के अंदर, और रिफाइनिंग के बाद हमें मिलती है प्योर मेटल। ये सब हमारे मेटलर्जिकल स्टेप्स हैं। ओके, आई होप आपको समझ आया हो। अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।